अब हम देखेंगे एक्स्ट्राडिशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये प्रोसीजर कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, किस पे ये अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में पहला एसेंशियल एलिमेंट है नो एक्स्ट्राडिशन फॉर पॉलिटिकल क्रिमिनल्स। किस पे अप्लाई नहीं होगा ये रूल एक्स्ट्राडिशन का? यदि कोई पॉलिटिकल क्राइम करके, मतलब कि राजनीति से रिलेटेड किसी ने कोई क्राइम किया है और वो दूसरे कंट्री में चला गया है, तो आप उसको क्या नहीं करवा सकते हो, एक्स्ट्राडिट नहीं करवा सकते हो। और ये रूल आया था 1789 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये रूल आया था कि किसी भी पॉलिटिकल क्रिमिनल का आप क्या नहीं करवा सकते हो, एक्स्ट्राडिशन नहीं करवा सकते हो। दूसरी बात आती है नो एक्स्ट्राडिशन फॉर रिलीजियस क्रिमिनल। जिन्होंने धार्मिक अपराध किए हैं उनको भी आप क्या नहीं करवा सकते हो, एक्स्ट्राडिट नहीं करवा सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि जो क्राइम हमारे यहाँ पे क्राइम है वो दूसरे कंट्री में क्राइम ना हो। अब इसके बाद इसका तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है दोनों ही कंट्री के अंदर वो क्या होना चाहिए, क्राइम होना चाहिए, डबल क्राइम इसको बोलेंगे। इसको पूरा आप इसको नहीं लिख सकते, रूल ऑफ डबल क्राइम। रूल ऑफ डबल क्राइम का मतलब ये है कि जो चीज़ इंडिया में पनिशेबल है वो वही चीज़ कहाँ पे पनिशेबल होनी चाहिए, दूसरे कंट्री में भी पनिशेबल होनी चाहिए। इसका एग्जांपल से आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई कंट्री ए है और बी है। ठीक है, इंडिया ही मानो आप इसको, और दूसरा कंट्री है यूएसए। ठीक है, तो इंडिया के अंदर पॉलीगैमी जो है पनिशेबल है, लेकिन यूएसए के अंदर पॉलीगैमी पनिशेबल नहीं है। तो यहाँ से यदि कोई पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा शादियाँ करके दूसरे कंट्री चला जाता है तो उसको क्या है, वहाँ से एक्स्ट्राडिट नहीं करवा सकते, क्योंकि यूएसए में ये चीज़ क्या नहीं है, पनिशेबल नहीं है। इसीलिए यही चीज़ यदि थेफ्ट की हम बात करें, ठीक है, तो थेफ्ट इंडिया में भी पनिशेबल है और यूएसए में भी पनिशेबल है। तो कोई यहाँ से चोरी करके बाहर जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस बैक लाया जा सकता है कंट्री में। अब फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट देखते हैं, रूल ऑफ स्पेशलिटी। रूल ऑफ स्पेशलिटी का मतलब ये होता है कि जिस पर्सन का एक्स्ट्राडिट आप जिस क्राइम के लिए करवा रहे हो, आपको वापस उस कंट्री में लाके उसी क्राइम के लिए आप उसको क्या करवा सकते हो, पनिशमेंट दे सकते हो, या फिर उसी क्राइम के लिए आप उसकी ट्रायल्स करवा सकते हो। ठीक है, यहीं से एग्जांपल ले लो कि यहाँ से ये चोरी करके दूसरे कंट्री गया, तो आप इसको वापस लाके यहाँ चोरी के लिए पनिशमेंट दोगे। ऐसा नहीं कि इसके और भी जो पहले के जितने भी क्राइम्स हैं आप उनके लिए इसको क्या नहीं दे सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो पर्टिकुलर जिस क्राइम के लिए आपने इसको वापस वहाँ से लेके आए हो, तो उसी के लिए आप इसको क्या करवा सकते हो, पनिशमेंट दे सकते हो। तो उसको क्या कहते हैं, रूल ऑफ स्पेशलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमा फेसी केस। जिस पर्सन का आप एक्स्ट्राडिशन करवा रहे हो उसके केस को देखते से पता चल जाना चाहिए कि इसने क्या किया है, क्राइम किया है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्राइमा फेसी। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रथम दृष्टि। कहते हैं ना, देखते से ही पता चल गया था मुझे कि ये चीज़ तो वही है, तो वो वाली चीज़ इसमें एप्लीकेबल होगी कि जैसे कोई उसके
डॉक्यूमेंट्स या फिर उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है उसको देखें, वहीं से ये क्लियर हो जाए कि यही पर्सन क्या है, क्रिमिनल है। तीसरी 6 पॉइंट जो है सफिशिएंट एविडेंस। जिस क्रिमिनल का आप एक्स्ट्राडिशन करवा रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास में टोटल क्या होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप वो एविडेंस क्या करोगे, दूसरी जो कंट्री है उसको आप दिखाओगे और वो उसको क्या करेगा, परमिशन देगा एक्स्ट्राडिशन की। 7th इसका एसेंशियल एलिमेंट है फॉर्मल रिक्वेस्ट। एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसीजर है वो किस फॉर्मेट में किया जाता है, रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में किया जाता है। एग्जाम्पल पे आ जाओ वापस कि यहाँ से क्राइम करके जब कोई पर्सन यहाँ चला गया है तो ये कंट्री दूसरे कंट्री से क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि हमारा एक क्रिमिनल आपके पास है और हम उसका क्या करवाना चाहते हैं, एक्स्ट्राडिशन करवाना चाहते हैं। तो ये उस एक्स्ट्राडिशन को क्या करेंगे, फिर एक्स्ट्राडिशन कराया जा सकता है जब उसकी फॉर्मल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब कि आपको नम्र स्वभाव के साथ में उनसे क्या करनी पड़ेगी, एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका एसेंशियल एलिमेंट है वो है सफिशिएंट डॉक्यूमेंट या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट। जिस भी पर्सन का आप एक्स्ट्राडिशन करवा रहे हो उससे रिलेटेड टोटल आपके पास में क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट उसी फॉर्मेट में होने चाहिए जिस फॉर्मेट में आपने ट्रीटी करी थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी। जैसे मान लिया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा है तो उसके अंदर एक एग्रीमेंट बनाते हैं, 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है, 2 पार्टी हैं और दोनों ने एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी कंडीशन डाल दी है। ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि मुझे 100 कार का ऑर्डर दिया इसको, और ये इसको ऑर्डर कब कंप्लीट करके देगा, ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पे क्या एक स्पेशल कंडीशन है कि इसको कब कंप्लीट करके देना चाहिए, वेडनेसडे से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। यदि वो इस वेडनेसडे को अपनी डिलीवरी नहीं दे पाता है 100 कारों की तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर लैप्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए जो भी चीज़ें रूल्स ट्रीटी में लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको फॉलो करना चाहिए, तभी एक्स्ट्राडिशन इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट हैं। अब इसके बाद एक बात ये आती है कि किसी भी क्रिमिनल को वहाँ से यहाँ लाके पनिशमेंट देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बाहर वाले कोर्ट में भी उसका ट्रायल हो सकता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जिस भी पर्सन ने जहाँ पे भी क्राइम किया है उसको वहीं लाकर पनिशमेंट इसलिए दी जाती है क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी एविडेंस होते हैं, विटनेसेस होते हैं, जो प्लेस है जहाँ पे उसने क्राइम कमिट किया है, वो सारी चीज़ें क्या है उसी जगह पे सिचुएटेड होती है। यदि उसकी ट्रायल उस कंट्री में की जाए तो इतने लोगों को वहाँ ले जाया नहीं जा सकता, इतने सारे एविडेंस को वहाँ ले जाया नहीं जा सकता है, और हो सकता है कि रूल्स भी अलग अलग हो। जैसे कि लॉ है, इंडिया में जो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है वो इंग्लैंड में नहीं हो रहा है, यूएसए में कोई अलग रूल है, इसीलिए उस पर्सन को वापस उसी कंट्री में लाकर क्या दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इंडिया में कौन सा लॉ चलता है एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड। तो इंडिया में है इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। वो भी सेम यही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है उसी के बारे में बात करता है कि एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकल क्रिमिनल का क्या नहीं हो सकता है, एक्स्ट्राडिशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ऑफेंस टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। टाइम बार्डेड का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन ने यदि कोई ऑफेंस किया और उसको अरेस्ट करने का या उसके अगेंस्ट जो कॉग्निजेंस लेने का टाइम था वो 3 मंथ का था,
ठीक है। अब वो 3 मंथ जब निकल गए उसके बाद में आप उसको लेके आ रहे हो तो वो क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया, मतलब कि टाइम लैप्स हो चुका है, इसलिए उसका बेनिफिट किसको मिल जाता है, फिर एक्यूज को उसका बेनिफिट मिल जाता है, लैप्स ऑफ टाइम। ये इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट इस बारे में बात करता है। ठीक है। अब इस एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड एक कन्वेंशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन 1957 का ये कन्वेंशन है, और उसी के अंदर ये सारे रूल्स और रेगुलेशन दे रखे हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर और इससे रिलेटेड जो इसके केस लॉज हैं। पहले हम इसके केस लॉज देख लेते हैं। सबसे पहला केस है अब्दुल सलीम का केस। इन्होंने 1993 के अंदर मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। ये केस वैसे भी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस के नाम से ही फेमस है, और ये यहाँ से बॉम्ब ब्लास्ट करके शिफ्ट हो गए थे पुर्तगाल। पुर्तगाल शिफ्ट हो गए थे, और इनको वहाँ से लाना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इंडिया की क्या नहीं थी, पुर्तगाल के साथ में कोई ट्रीटी नहीं थी एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड। इसीलिए हम उनको क्या नहीं कर सकते थे, कंपल्शन नहीं लगा सकते थे कि आप हमारा जो क्रिमिनल है उसको वापस भेजा जाए। हम किसी भी कंट्री पे कंपल्शन कब करवा सकते हैं, जब हमने उसके साथ में क्या कर रखा हो, एग्रीमेंट कर रखा हो। तो यहाँ पे कोई ट्रीटी नहीं थी, नो ट्रीटी। ठीक है, इसलिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और 1993 में किए हुए क्राइम को 2005 में इनका एक्स्ट्राडिशन करवाया गया था। तो ये केस क्या है, काफ़ी लंबा चल गया था। रीज़न क्या था, एक तो आपके पास में ट्रीटी नहीं है, तो आप दूसरी कंट्री के ऊपर क्या नहीं बना सकते हो, प्रेशर नहीं बना सकते हो कि आप हमारे क्रिमिनल को वापस भेजो। अब ये डिपेंड करता है दूसरी कंट्री पे कि यदि उसकी इच्छा है, यदि उस वॉलंटरी वो भेजना चाहता है तो भेज देगा, नहीं तो नहीं भी भेज सकता। लेकिन फाइनली 2005 में उनको लाया गया था, और उनके ऊपर केस भी चला, और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी है, और अभी भी चल रही है। अब इसके बाद में दूसरा जो केस है, अब मैं आपको नाम ही बता रही हूँ, सुच्चा सिंह का केस है। सुच्चा सिंह का केस है, इन्होंने पंजाब के एक प्राइम मिनिस्टर कोई मिनिस्टर थे, उनकी क्या कर दी थी, मर्डर कर दिया था, और उसके बाद में कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। तो इनका भी फिर एक्स्ट्राडिट करवाया गया था। थर्ड वन है धर्म तेजा का केस। ये केस सिर्फ इन्हीं नामों से फेमस है। ठीक है, और इस केस के अंदर भी धर्म तेजा ने कोई फाइनेंशियल स्कैम किया था, और इंडिया से कहीं बाहर चले गए थे। अब इंडिया से बाहर जाने वालों की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और करंट अफेयर्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसके अंदर एक केस और तीसरा है गुलशन कुमार केस, फोर्थ होगी। ये जो गुलशन कुमार है वो शायद फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और उनकी किसी ने मर्डर कर दिया था, और वो भी बाहर चले गए थे, और आज 2-3 दिन पहले इस केस के बारे में हियरिंग हुई है। हाँ, लास्ट जो कुछ करंट अफेयर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या है। करंट अफेयर में इसके चल रहे हैं अभी केस विजय माल्या, जो भी करोड़ों का स्कैम करके दूसरे कंट्री में गए हुए, लेकिन हम उसका अभी तक क्या नहीं करवा पा रहे, एक्स्ट्राडिशन नहीं करवा पा रहे। दूसरा है नीरव मोदी केस। इस केस इनका भी अभी तक एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही टीम इनको ढूंढने के लिए दूसरे कंट्री गई थी, फिर भी इनका एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाया था।
तो ये आज का जो एक्स्ट्राडिशन का टॉपिक है तो ये ख़त्म हो गया है। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो।